सो गाइस इस सीजीआई वाले वीडियो को मैंने कैसे बनाया है इसे जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें हमारे वीडियो को पीएनजी सीक्वेंस में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा अच्छे से ट्रैक हो और इजीली ट्रैक हो। तो आप इसे ब्लेंडर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और डाविंची रिजॉल्व में भी। तो मैं यहाँ पर इस बार डाविंची में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है टाइमलाइन पे एंड हमारे वीडियो का रेजोल्यूशन थोड़ा चेंज है। तो यहाँ पर शिफ्ट 9 प्रेस करके यहाँ पर सेटिंग्स में मैं अपनी वीडियो का रेजोल्यूशन लिख लेता हूँ 1440 एंड सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये एकदम सेट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें इसे पीएनजी सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है तो एक्सपोर्ट सेटिंग में आ जाते हैं एंड यहाँ पर इसे पीएनजी कर लो एंड बाकी सेटिंग ऐसे रहने दो। एंड यहाँ पर आपको जहाँ पर भी फाइल को एक्सपोर्ट करना है एक पीएनजी सीक्वेंस को वहाँ का फोल्डर सेलेक्ट कर लो एंड इस इमेज सीक्वेंस को आपको क्या नाम देना है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लिप इमेज सीक्वेंस लिख देता हूँ एंड यहाँ पर ऐड रेंडर करके इसे रेंडर कर लेता हूँ। नाउ आ जाते हैं ब्लेंडर में एंड यहाँ पर एक न्यू वीएफएक्स टैब ओपन करते हैं एंड यहाँ पर अपनी इमेज सीक्वेंस को ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट फ्रेम को सेलेक्ट करो एंड ए प्रेस करके ओपन क्लिप कर दो। तो यहाँ पर अपनी क्लिप आ चुकी है। तो सेट सीन फ्रेम पर क्लिक करो, यहाँ पर आपकी फ्रेम रेट लिखी आ जाएगी। तो मेरे को 232 है एंड यहाँ पर प्लेबैक को स्मूथ करने के लिए यहाँ पर प्रीफेच पे क्लिक कर दो तो आपका प्लेबैक स्मूथ हो जाएगा। एंड यहाँ पर इसके कलर्स फेड है तो यहाँ पर कलर्स मैनेजमेंट सेटिंग में से स्टैंडर्ड कर दो अभी के लिए। एंड यहाँ पर फ्रेम रेट मेरे वीडियो की 30 है, जो भी आपकी वीडियो की हो आप रख सकते हो अपने हिसाब से। एंड यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा जब हम ट्रैक पूरा कर लेंगे। एंड यहाँ पर कोरिलेशन में इसकी वैल्यू 0.9 कर दो एंड यहाँ पर नॉर्मलाइज पे टिक कर दो एंड प्रीवियस फ्रेम कर दो ताकि वो प्रीवियस फ्रेम के डेटा के हिसाब से अंदाज़ा लगाएगा ट्रैकर। एंड यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा क्लिप में हल्का सा रोटेशन भी है तो मैं यहाँ पर लोकेशन एंड रोटेशन कर रहा हूँ एंड डिटेक्ट फीचर पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर आपके ट्रैकर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको मैन्युअली डिटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इनकी वैल्यूज़ का आप कम ज़्यादा करके देखो जिससे आपके ट्रैकर ज़्यादा हो जाए। तो अगर आप इनकी वैल्यूज़ को कम करोगे तो आपके ट्रैकर पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे कम डिस्टेंस में, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब यहाँ पर कार के ऊपर जो मैं ट्रैकर्स है उन्हें हटा रहा हूँ क्योंकि कार मूवमेंट में है तो हमें उसे ट्रैक नहीं करना है। एंड यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करके ट्रैक फॉरवर्ड कर दो एंड इसे हमें बैकवर्ड ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसमें मूवमेंट काफ़ी कम है इसीलिए। तो आप देख सकते हो। एंड अब हमें यहाँ पर एक बार कैमरा सॉल्व करके देखते हैं। फोकल लेंथ पे टिक कर दो, ऐसे कैमरा सॉल्व कर दो। तो फिलहाल एरर काफ़ी ज़्यादा है, हमें 1 से कम चाहिए। तो यहाँ पर फ़िल्टर ट्रैक पे क्लिक कर दो। देन ये 5 से ऊपर वाले ट्रैकर्स को सेलेक्ट कर लेगा तो मैं उन्हें यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट जो हो गए उन्हें एक्स प्रेस करके डिलीट कर देता हूँ एंड फिर से सॉल्व करता हूँ। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा एरर में कम आएगा। थोड़ा सा लोड हो रहा है एंड हमारा एरर काफ़ी कम आया। तो अब हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम कर देते हैं सेटअप ट्रैकिंग सीन। तो यहाँ पर हमारे प्लेन और क्यूब आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक ट्रैकर को सेलेक्ट करो, उसे सेट ओरिजिन कर दो रोड वाले ट्रैकर को एंड यहाँ पर एक और ट्रैकर को सेलेक्ट करके सेट स्केल कर दो ताकि वो अपने बीच की दोनों ट्रैकर्स के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा जो भी आप लिखोगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रैंडम नंबर लिख रहा हूँ। एंड अब यहाँ पर हमें 3 ट्रैकर्स को सेलेक्ट करना होता है और उसे फ्लोर करना होता है। एंड जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अजीब सा इशू आ रहा है, वैसा कई बार हमारे साथ होता है। तो उसके हम कैसे सॉल्व करेंगे उससे बताता हूँ आपको। तो आपको अगर आपका इस तरीके से हो जाता है तो अच्छी बात है एंड अगर आपका नहीं होता है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको आ जाना है, इसे ऐसे रहने देना है। एंड अब यहाँ पर आपको आ जाना है लेआउट टैब में। तो नई लेआउट टैब में आ जाओ एंड यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। तो हमारा ट्रैक एकदम स्टिक है हमारे जो फ्लोर पे एकदम क्लिप के हिसाब से। तो यहाँ पर पहले हमारे क्लिप की ओपेसिटी को हम फुल कर लेते हैं कैमरा में जाकर यहाँ पर बैकग्राउंड इमेजेस में ताकि हमें एकदम क्लियर दिखे। एंड हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे क्यूब और इनको रोटेट करके सेट करना है। तो हम वो नहीं करेंगे, हम यहाँ पर वर्ल्ड ओरिजिन को 3D कर्सर कर देंगे। तो होगा ये कि मैं मूव करूँगा कैमरा को और ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैंने क्यूब और प्लेन को मूव करा है। यहाँ पर कैमरा को सेलेक्ट करो और इसे एक्स और वाई एक्सिस में रोटेट करो। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उससे सेलेक्ट करके क्यूब और प्लेन को रोटेट कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में मैं कैमरा को मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नॉर्मली कैमरा को अच्छे से मूव कर लो, अपने जो भी सीन है आपका उसके हिसाब से प्रॉपर्ली सेट कर लो। तो मैं यहाँ पर इसको नॉर्मल एक बार सेट कर देता हूँ और प्ले करके देखते हैं। तो फिलहाल के लिए ठीक है, अब एक बार प्ले करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एकदम स्टिक है प्रॉपर ग्राउंड पे एंड हमारे सीन के हिसाब से अलाइन भी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉपर्ली हो चुका है। अब हमें इससे हमारी जो क्लिप का जो एरिया है उसके हिसाब से थोड़ा मॉडल करना है। तो मैं एक बेसिक शेप दे दूँगा यहाँ पर रोड का और हमारी साइड वाली वॉल का, इसे एक्सट्रूड वगैरह करके। तो एक बार इसे शेप दे देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आ चुका हूँ मैं अपनी फाइल में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी हमारे प्लेस है।
जो कि मैं हर बार यूज़ करता हूँ। मतलब नॉर्मली अपनी बनी हुई फ़ाइल को ही आपको वापस सिखाने के लिए यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा प्लेन और वॉल रेडी है, दोनों अलग-अलग। एंड रेंडर सेटिंग्स में हम आ जाते हैं ईवी से साइकिल्स में। इसे कर देते हैं जीपीयू कंप्यूट, ताकि रेंडर थोड़ा फास्ट हो एंड यहाँ पर वर्क भी थोड़ा हमारा फास्ट चले। व्यू पोर्ट में इसको 16 या फिर 32 कर लो, तो हमारे देखने में ईजी रहे। एंड इसे 0.5 एंड इसे भी 0.5 कर दो, 0.05 कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड यहाँ पर आप 128 रख सकते हो या फिर 64 एंड डिनोइस पे टिक कर दो। एंड यहाँ पर भी आप हाई जीपीयू कर सकते हो या फिर ऑप्टीएक्स रख लो, जो कि ज़्यादा बेटर है। जो इसका एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड होगा उसके यहाँ पर ये शो करेगा ऑप्टीएक्स वाला, तो इसे ऑप्टीएक्स कर लो तो रेंडर हमारा थोड़ा फास्ट होगा। एंड यहाँ पर लाइट्स की वैल्यू, हमारा सीन थोड़ा हैवी होने वाला है, इसलिए लाइट्स की वैल्यू थोड़ी सी आप हमें कम कर लेते हैं, क्योंकि 12 यहाँ पर हम 8 कर लेते हैं। एंड सिंपलीफाई पे टिक कर दो एंड मोशन ब्लर पे भी टिक कर दो। वैसे हो सकता है इससे आपका रेंडर टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसलिए फ़िलहाल मैं यहाँ पर टिक नहीं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पे टिक कर दो। एंड यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पे टिक करने से होगा ये कि जब आप रेंडर व्यू में जाओगे तो वहाँ पर आपकी क्लिप आपको सही से शो होगी। एंड यहाँ पर कलर मैनेजमेंट में इसे फिर से AGX कर लो स्टैंडर्ड से। एंड आउटपुट में हमने यहाँ पर ऑलरेडी FPS वगैरह सेट कर रखे। एंड रेजोल्यूशन हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है ट्रैकिंग के टाइम ही। एंड रेंडर हमें करना है PNG सीक्वेंस में, तो इसे आप सेट कर लेना। वैसे हम इसका यूज़ करेंगे नहीं, हम रेंडर कंपोजिटिंग टैब से करेंगे, बट ठीक है। तो फिर से आ जाते हैं अपने नॉर्मल 3D व्यू पोर्ट में। एंड अब हमें यहाँ पर एक स्केट बोर्ड और एक PC ऐड करना है। तो यहाँ पर स्केट बोर्ड का मॉडल और अपने PC का मॉडल मैं यहाँ पर ब्लेंडर किट से उठा रहा हूँ। तो यहाँ पर ब्लेंडर किट में फ्री पे टिक कर दिया है मैंने। एंड यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ अपना स्केट बोर्ड, तो आपको जो भी सही लगे आप अपना यूज़ कर सकते हो इनमें से। एंड यहाँ पर एक PC भी सर्च करके देख लेते हैं। एंड जो भी मॉडल आपको सही लगे बस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, वो यहाँ पर आपके सीन में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा डाउनलोड होके। तो जैसे ये PC भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक है। एंड यहाँ पर ये भी अच्छे हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। बट फिलहाल ये जो मॉडल थोड़े से हैवी है, तो आपके सीन पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि मैं इस मॉडल का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड ये हमारे सीन में ऐड हो जाएगा। दैन उसके बाद देखते हैं कि ये कुछ कैसा दिखता है। तो यहाँ पर मैंने इसे सीन में ऐड कर दिया है। एंड यहाँ पर व्हील्स को मैंने अलग कर दिया, क्योंकि व्हील्स उससे अटैच थे तो फिर वो रोटेट नहीं होते, एनिमेट नहीं होते सही से। तो यहाँ पर हमारा स्केट बोर्ड और हमारा PC दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर हम इसके PC के एम्प्टी को स्केट बोर्ड के एम्प्टी से पेरेंट कर देंगे, या फिर स्केट बोर्ड के एम्प्टी को PC के एम्प्टी से। एंड किसी भी एक एम्प्टी को आप एनिमेट करोगे तो फिर दोनों साथ में मूव करेंगे। तो यहाँ पर एक बार दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो स्केट बोर्ड के एम्प्टी को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर PC के एम्प्टी को सेलेक्ट करके Ctrl+P कर देते हैं एंड ऑब्जेक्ट एंड कीप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो अब आप किसी को मूव करोगे तो दोनों साथ में मूव होंगे। तो यहाँ पर मैं इस एम्प्टी को मूव करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इसकी जो करंट पोजीशन है, यहाँ पर एक की फ्रेम लगा दो आई प्रेस करके एंड लास्ट फ्रेम पर आ जाओ। एंड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसे एनिमेट करा हुआ है, पर आपको वापस हल्का सा एक बार शो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर लास्ट फ्रेम पर आ जाते हैं। एंड बस आपको जो आपने जिसकी ऑलरेडी जो पोजीशन थी उस पोजीशन से आपको थोड़ा आगे ले आना है एंड वहाँ पर आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देनी है। तो आपका कुछ इस तरह का एनिमेशन रेडी हो जाएगा। एंड बारी आती है व्हील्स की। तो यहाँ पर मैंने व्हील्स के जो एम्प्टी था उसको भी यहाँ पर मैंने PC से पेरेंट कर रखा है ऑलरेडी, तो सेम एज आपको भी कर देना है। एंड इनकी करंट पोजीशन पे आपको की फ्रेम लगा देनी है, ताकि ये PC के साथ में मूव करेंगे। एंड हम एक्सटर्नल जो इनमें जब रोटेशन की एनिमेशन देंगे तो वो भी साथ में वर्क करेगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने की फ्रेम लगा दिए दोनों में। एंड लास्ट फ्रेम पर आकर यहाँ पर मैं सिर्फ रोटेशन में एक्स एक्सिस में दोनों में की फ्रेम लगा रहा हूँ, जिससे हमारे नॉर्मली जो व्हील्स मूव करेंगे तो घसीटाते हुए, मतलब घिसते घिसते मूव नहीं करेंगे, साथ में रोड पे रोटेट होते हुए मूव करेंगे। तो एक बार आपको थोड़ा सा पास दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये रोटेट हो रहे हैं अपने सीन के हिसाब से एंड मॉडल के साथ में। तो यहाँ पर एक बार रेंडर व्यू में आ जाते हैं। तो ये रेंडर व्यू में कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि सीन में हमारा लाइट नहीं है तो काफ़ी अंधेरा भी है। एंड यहाँ पर मैंने अपने ग्राउंड के अंदर शेडो कैचर ऑन कर रखा है, जो कि डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। बट अगर आपका नहीं हुआ तो आप यहाँ पर सेटिंग्स में ऑन कर सकते हो, सेम एज़ वॉल के अंदर भी। तो यहाँ पर हम सीन में एक बार थोड़ा लाइट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट सेटिंग्स में जाते हैं एंड यहाँ पर एनवायरनमेंट टेक्सचर में यहाँ पर मैं पर एक HDR ऐड कर देता हूँ। तो फिलहाल ये मेरे सीन से थोड़ा मैच कर रहा है, थोड़ा सिटी टाइप के एरिया में, तो इसे मैं ऐड कर देता हूँ। एंड हमारे सीन में थोड़ी लाइट आ गई है। एंड इसके अंदर हमें थोड़ा सा रोटेशन चेंज करना चाहिए लाइट का, बिकॉज लाइट का एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। तो उसके लिए हम शेडिंग टैब में आ जाते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी शेडिंग टैब के अंदर वर्ल्ड टैब में ही हूँ। अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हो तो यहाँ से वर्ल्ड में आ जाओ एंड इसे सेलेक्ट करो एंड कंट्रोल T प्रेस कर दो, तो यहाँ पर आपका मैपिंग नोट्स आ जाएंगे। एंड यहाँ पर हम इसको थोड़ा रोटेट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हम मटेरियल प्रीव्यू मोड में आते हैं एंड हमारे यहाँ पर चीज़ें नहीं दिख रही, तो उसके एक बार ट्रांसपेरेंसी ऑफ करते हैं तो हमारा HDR यहाँ पे दिख रहा है। तो इसे रोटेट कर लो अपने हिसाब से, जो भी आपने वीडियो यूज़ करा है। तो मेरे हिसाब से इसे कुछ 180 या फिर 240 डिग्री रोटेट करना चाहिए, जिससे हमारे जो क्लिप का जो लाइट एंगल है उससे थोड़ा सा मैच कर जाए एक बार के लिए। वैसे इतनी भी ज़्यादा लाइट है उसमें नहीं पता चल रही, बट फिर भी हमें थोड़ा एक बार अंदाज़ा लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू मैं हल्की सी 0.2 कर देता हूँ, मतलब 1200 के आसपास। एंड एक बार लेआउट टैब में आते हैं। एंड यहाँ पर एक बार हम शेडो गेजर को ऑफ करते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर वाइट टेक्सचर है, तो इसका ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रिफ्लेक्शन भी वाइट कलर का जाएगा, जो कि हमें नहीं जमाना है। तो उसके लिए हमें इसके ऊपर एक क्लिप का जो टेक्सचर होता है, जो हमने क्लिप यूज़ करी, उसके टेक्सचर को भी यहाँ पर ऐड करेंगे। तो एक बार यहाँ पर बाकी चीज़ों को मैं ऑफ़ करता हूँ एंड हम इन दोनों को मैं इंडिविजुअल व्यू में ले जाता हूँ, ताकि हमारा सीन थोड़ा सा हैवी कम हो। एंड यहाँ पर आ जाता हूँ शेडिंग टैब में। तो यहाँ पर हमें इसे टेक्सचर देना है, तो हम फिर से आ जाएंगे वर्ल्ड से ऑब्जेक्ट में एंड यहाँ पर इन्हें टेक्सचर देने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक इमेज सीक्वेंस ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर इमेज सीक्वेंस में हमारा जो इमेज सीक्वेंस हमने जो स्टार्टिंग में जो रेंडर करा था PNG सीक्वेंस, उसे यहाँ पर ऐड कर दूंगा एंड यहाँ पर इसे इससे कनेक्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पर ऑटो रिफ्रेश पे जरूर ऑन कर लेना, ताकि वो टाइम टू टाइम रिफ्रेश होता रहेगा फ्रेम के हिसाब से। एंड इसके रफनेस को हम फुल करेंगे, और उससे पहले यहाँ पर कंट्रोल T प्रेस करके इसे यहाँ पर विंडोज से कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा जो करंट व्यू होगा कैमरा का, उस व्यू के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड इसके कलर सही नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर रफनेस इसकी फुल कर दो एंड इसके स्पेक्युलर को पूरा कम कर दो। एंड आप यहाँ पर थोड़ा गामा वगैरह ऐड करके, ह्यू सैचुरेशन बाकी चीज़ें ऐड करके भी चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से, एकदम ज़्यादा मैच करने के लिए। बट फिलहाल के लिए ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड सेम एज अपने जो वॉल वाला एरिया है उसमें भी पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर इसकी रफनेस फिर से बना लेता हूँ एंड स्पेक्युलर कम कर देता हूँ। तो अब आ जाते हैं लेआउट टैब में। एंड अभी स्किन से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मैच हो रहा है एंड इसकी शेडोज़ भी थोड़ी डार्क है। तो फिर वैसे हम इनके अलग लेयर निकालेंगे, पीसी के अलग और जो हमारी शेडोज़ की होगी इनके अलग, ताकि हम बाद में इनमें कलर ग्रेडिंग या फिर ओपेसिटी कम ज़्यादा वो सब कर सके। एंड फैंस मेरे ऑलरेडी एनिमेटेड ही आए थे मॉडल में, तो इन्हें मुझे एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर एक बार बाकी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। एंड हमें इनकी अलग अलग लेयर निकालनी है, एक शेडो लेयर, एक हमारी मेन लेयर। तो उसके लिए हम यहाँ पर अलग लेयर्स बनाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक मेन लेयर ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑन लेयर होल्ड आउट को ऑन कर देता हूँ। अगर आपकी भी ऑफ है तो आप इनको ऑन कर लेना। एंड अगर आप इससे, जैसे कि जो मेरी लेयर है ग्राउंड की और वॉल की, वो एक कलेक्शन के अंदर है, तो मैं इसे होल्ड आउट कर दूँगा। इससे होगा ये कि वो जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में जो नहीं दिखेगी सीन के अंदर, लेकिन उनकी जो रिफ्लेक्शंस है वो बाकी ऑब्जेक्ट्स पर प्रॉपर्ली आएगी, तो इन्वायरमेंट में अच्छे से मैचिंग रहेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इनकी शेडोस हट गई है, लेकिन उनकी रिफ्लेक्शन पीसी के अंदर प्रॉपर्ली शो हो रही है। तो इस तरह से ये हो गई हमारी मेन लेयर। तो इसकी हम एक और कॉपी बनाएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करता हूँ। एंड गाइस सीन काफ़ी हैवी होने की वजह से मेरा सिस्टम मतलब बार बार सिस्टम इज़ आउट ऑफ जीपीयू करके आउट ऑफ जीपीयू मेमोरी करके आ रहा था। तो हो सकता है आपको भी ऐसा कुछ फेस करना पड़े। तो यहाँ पर नई लेयर का मैं नाम रख देता हूँ शेडो। एंड यहाँ पर रेंडर व्यू में आप देख सकते हो कि यहाँ पर चीज़ें शो नहीं हो रही एंड यहाँ पर फिर से लिखाने लग गया सिस्टम इज़ आउट ऑफ जीपीयू मेमोरी। एंड ऐसा कई बार आने की वजह से मेरे इसमें वीडियो बनाने में भी ट्यूटोरियल में थोड़ी दिक्कत आई है। तो जैसे कि आप फिलहाल आप समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने शेडो को होल्ड आउट करा था, जैसे उस लेयर में से हमने शेडो को होल्ड आउट करा था तो शेडो हट गई थी और बाकी तीनों चीज़ें दिख रही थी, हमारे व्हील, पीसी और बोर्ड। तो फिलहाल यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरी जो हमारी मेन शेडो वाली लेयर हम बना रहे हैं, तो उसमें उन तीन चीज़ों को हम होल्ड आउट कर देंगे एंड सिर्फ शेडोज़ को ही दिखने देंगे। तो इससे होगा ये कि एक अलग लेयर बन जाएगी मेन, जिसमें सिर्फ पीसी, स्केटबोर्ड और व्हील्स दिख रहे हैं, और दूसरी लेयर बन जाएगी ओनली शेडो की। तो हमें इसे रेंडर करना है, तो उसके लिए हम आ गए कंपोजिटिंग टैब में एंड यहाँ पर आउटपुट नोड ऐड करेंगे, फाइल आउटपुट नोड। एंड यहाँ पर एक रेंडर लेयर ऐड करेंगे एंड इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर लेंगे। एंड एक में हम कर लेंगे शेडो और एक में कर लेंगे मेन। तो यहाँ पर एक और प्लस पे क्लिक कर दो, इसमें आप रख दो एक का नाम शेडो और एक का नाम मेन, ताकि दो आपकी पूरे अलग अलग फाइल्स निकल के आएगी। तो मेन को मेन से कनेक्ट कर दो और शेडो को शेडो से। एंड आपको आउटपुट हमें इमेज सीक्वेंस में रखना है, तो आप उसको PNG रखना, PNG सीक्वेंस।
एंड फाइल जब भी आपको रखनी चाहो अपनी लोकेशन अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड बस आपको रेंडर एनिमेशन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप डाविंची में देख सकते हो जो मेरा रेंडर होने के बाद अलग अलग लेयर्स आ चुकी है। ये हमारी मेन वीडियो की लेयर, इसके ऊपर हमारी शेडो की लेयर। तो अब यहाँ पर आप चाहो तो इसके ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग वगैरह चेंजेस कर सकते हो जो एकदम सीन से मैच करे उसके लिए। एंड यहाँ पर इसमें भी आप कलर ग्रेड कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, जो भी चीज़ चाहो कर सकते हो अपने हिसाब से। तो फिलहाल ये ठीक है। तो मैंने यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर दिए है एंड हमारा वीडियो रेडी है। तो इस तरह के और CGI एड्स वगैरह VFX रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।